वेलकम टू माई चैनल। टुडे वो टॉपिक इज़ हाफ लाइफ। न्यूक्लियर फिज़िक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो हाफ लाइफ का कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। आपको ये टॉपिक्स डिफरेंट बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डाटा जो यूनिक डाटा आपके साथ शेयर करने का मकसद है कि आप लोग चीज़ों की डेप्थ में जाएं, चीज़ों को सीखें एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या चीज़ें, ठीक है। ताकि आप कोई भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, ताकि आप बाद में इंटरव्यू भी क्लियर करें। मकसद जस्ट टेस्ट क्लियर करवाना नहीं है। तो लेके चलते हैं अपने टॉपिक को। हाफ लाइफ, इट इज़ द टाइम पीरियड इन विच द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके एंड बिकम हाफ। मतलब कि वो टाइम पीरियड होता है जिस दौरान जो हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो डिके हो जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब किस टाइम में ये डिके होके मतलब ये हाफ रह जाएगा, ठीक है, इसका आधा हिस्सा रह जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं कि इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है, जब वो डिसइंटीग्रेट होगा। अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन जब एमिट करता है, जब प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, पर डिटेल में आपको लोगों को एग्जांपल के साथ बेसिक कंसेप्ट लेके चले थे, तो उस वीडियो को लाजमी आप देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव जो हमारे पास न्यूक्लाई होता है, ठीक है, न्यूक्लाई बेसिकली न्यूक्लियस की जमा है, ठीक है, न्यूक्लाई होता है, वो जब डिके होता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो ग्राफिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लाई हमारे पास इस वाई एक्सिस में है, और यहाँ पे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, हमारे पास कोई भी हमारे पास ये टाइम पीरियड है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉन्डिंग एनर्जी पहले क्या हो रही होती है कि ज़्यादा होती है, फिर मैक्सिमम होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे पास आयरन जो होता है ना, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। इससे पहले पहले हमारे पास जो होंगे ये स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, इसके बाद वाले जो होंगे आयरन के बाद यूरेनियम तक ये अनस्टेबल होते हैं। बेसिकली ये बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है ना, वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से वो कोलम फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट कर जाती हैं, ठीक है। पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है, आयरन से पहले पहले न्यूक्लियाई के अंदर, और उसके बाद फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाती हैं, क्योंकि कोलम फोर्स डोमिनेट नहीं करती, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान बेसिकली वहाँ पे फोर्सेस होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। ये पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, ये आपने बात याद रखनी है। लास्ट में पीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था लेक्चरर की पोस्ट में। तो फर्दर बात कर लेते हैं कि वाई कैन एलिमेंट बिकम द अनस्टेबल। क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है वाई टिल आयरन न्यूक्लाई आर द स्टेबल। मतलब आयरन तक ही क्यों ये न्यूक्लाई स्टेबल है और उसके बाद कि अनस्टेबल क्यों हो जाता है। ये बेसिकली चीज़ें जैसे कि मैंने अभी बताई, कुछ आंसर मैंने दे दिया, फर्दर चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लाई फोर्सेज जो होती हैं ना, वो ग्रेटर देन होती हैं रिपल्सिव फोर्सेज की, ठीक है। तो इस वक्त क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस विल बाइंड द एलिमेंट बाइंड द न्यूक्लियाई टुगेदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं ना, वो न्यूक्लियाई को बॉन्ड करके रखती हैं बेसिकली। दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आल्सो कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है ना, बेसिकली इसको हम नाम देते हैं। ये इसको क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न क्या है, ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इन दी लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोटॉन एंड द प्रोटॉन ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि लाइटर न्यूक्लियाई में इन कॉन्टैक्ट होते हैं, मतलब आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होते विद ईच अदर, सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इज अफेक्टिव, ठीक है। उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस अफेक्टिव होती हैं क्योंकि वो इन कॉन्टैक्ट होती हैं। एज वी मूव टूवर्ड द हायर एटॉमिक मैसेस, मतलब उनका न्यूट्रॉन नंबर बढ़ता है, द प्रोटॉन कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट की हुई है। उसके बाद आगे एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ द रैंडम प्रोसेस एंड द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। ये एटम के न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी होती है, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि न्यूट्रॉन के इंक्रीज होने से वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे पास उनका बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है ना, वो डिक्रीज होती है। फर्दर देख लेते हैं चीज़ों को। इन द हायर एटॉमिक मैसेस द न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज, द प्रोटॉन की निस्बत यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि वहाँ पे वही बात फिर रिपीट हो रही है कि न्यूट्रॉन नंबर के इंक्रीज होने से बॉन्डिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। इस वजह से प्रोटॉन का आपस में कॉन्टैक्ट जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है,
होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि जैसे ही इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज़्यादा ही दूर हो जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त वहाँ पे बेसिकली रिपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकल रीज़न होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, अब इन ये आपस में कॉन्टैक्ट है, ठीक है, आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे, मतलब आपस में राब्ते में होंगे। अब इनके दरम्यान अगर फासला बढ़ जाएगा तो ये आपस में इनका मतलब क्या बढ़ेगा, जब न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, जब न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बेसिकली ये पूरा, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो ये आपस में जो इसका राब्ता होता है ना वो मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से ये दूर दूर हो जाते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, और एटम जो होता है वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन टू आयरन द रिपल्सिव इफेक्ट होता है, ठीक है, ये हमने भी देखा। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस, सो द हाइड्रोजन टू आयरन न्यूक्लियर स्टेबल when these unstable nuclei decay, the alpha beta gamma particles, गामा रेज होती हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं, बट इन द हाफ लाइफ ओनली अल्फा बीटा। हाफ लाइफ में क्या होता है, अल्फा बीटा जो होती है ना, ये बेसिकली हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बट इन द हाफ लाइफ ड्यू टू द न्यूक्लियाई एक्साइटेड, हाफ लाइफ में क्या होता है, हमने पहले भी कहा था कि जो एटम जो होता है ना, बेसिकली अल्फा बीटा जब रेडिएशन एमिट होती हैं तो हमारा न्यूक्लिया जो होता है ना वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो डी एक्साइट होता है तो गामा रेडिएशन बेसिकली इमिट होती हैं, क्योंकि इसलिए उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। नॉट चेंज पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई। ये लेक्चर हम प्रीवियस देख सकते हैं, कंपैरिजन अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशंस में। नो वन कैन बी प्रिडिक्ट दैट द विच न्यूक्लियाई विल डिके एंड एट विच टाइम इट विल डिके, मतलब किस टाइम डिके होगा और कौन सा न्यूक्लियाई जो होगा वो डिके होगा, इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूस होता है बेसिकली प्रोसेस। फर्दर फॉर द कंप्लीट डके ऑफ द सैंपल, मतलब कोई भी सैंपल हमारा है वो कंप्लीट डके होगा, ठीक है, कंप्लीटली डके होगा, उसके लिए इन्फिनाइट टाइम चाहिए। हम कोई इसको प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ये 1 साल बाद या 10 मिनट के बाद या 20 साल के बाद या 30 दिन के बाद, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं बता सकते कि वो कब जाके वो मुकम्मल तौर पर डके होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो कंटिन्यूसली हम कह सकते हैं कि वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करता रहता है, ठीक है, उसके लिए इन्फिनाइट टाइम चाहिए। तो फर्दर इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला उसके लिए ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये हाफ हो जाएगा, उसको हम इस तरह लिखेंगे, उसके बाद ये फर्दर हाफ हो जाएगा, उसके बाद ये फर्दर उस तरह फर्दर हाफ होता जाएगा। ये हमारा पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई जो होंगे ना, बेसिकली ये हमारे पास उनका फार्मूला बन जाएगा, किस तरह डिके होता है, ठीक है। पहला हाफ, उसके बाद फर्दर हाफ, उसका फिर हाफ, उसका फिर हाफ, इस तरह बेसिकली डिके प्रोसेस होता है। जनरल यहाँ पे फार्मूलाज आप देख लें, अनडिके के लिए फार्मूला ये यूज़ करेंगे 1/2 पावर n और एन नॉट। यहाँ पे एन नॉट हमारे पास ओरिजिनल है, यहाँ पे डिके होगा एन नॉट -1/2 पावर एन और यहाँ पे एन नॉट। ये अनडिकेड है, ये इस तरह भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 सब टू कोई भी हो सकते हैं। बाई यूजिंग द फार्मूला वी कैन ईजिली कैलकुलेट द रिमेनिंग नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर एनी हाफ लाइफ। किसी भी हाफ लाइफ के बाद हम रिमेनिंग जो बच जाएगा उस न्यूक्लियाई को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी हाफ लाइफ। यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड द डिके। तो डिके कांस्टेंट बेसिकली ये लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ ये टाइम यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एन जो है ना, ये ओरिजिनल नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल एन जो है चेंज इन द एटम विद द टाइम है, और डेल टी इज़ द टाइम फॉर द चेंज। ये चेंज के लिए ये डेल एन के अंदर कितना चेंज आया, ठीक है, तो एटम के अंदर कितना चेंज आया टाइम के अंदर, वो बेसिकली ये डेल टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि चेंज इन द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, चेंज नंबर ऑफ एटम ओरिजिनली के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि ये हमारे पास जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ज़्यादा ओरिजिनल के अंदर जितना चेंज आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन द नंबर ऑफ एटम प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ द एटम, बेसिकली ये रिलेशन है, ठीक है, कि चेंज जो है ना वो ओरिजिनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक इंक्रीज़ होगा दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, ये एक अगर डिक्रीज़ होगा दूसरा भी डिक्रीज़ होगा, और एक इंक्रीज़ होगा दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। इस तरह बेसिकली ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है ना चेंज जो है वो ओरिजिनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चेंज जो है ना वो टाइम
के चेंज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो इस तरह लिख देंगे, प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल टू और माइनस लैम्डा आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है माइनस लैम्डा। इसकी अहमियत क्या है इसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव साइन जो है ना ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ एटम आर द डिकेइंग, मतलब नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकल रही है। टाइम लैम्डा डिके कांस्टेंट, लैम्डा डिके कांस्टेंट को अगर यहाँ पे सेपरेट करें तो इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे डेल एन ओवर एन जो है ये फ्रैक्शन ऑफ डिके एटम्स है और डेल टी ये टाइम पीरियड होता है। बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे, लैम्डा डिके कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। इस तरह इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे सिंपल बहुत इजी वे में। इस तरह फ्रैक्शन ऑफ द डिकेइंग एटम पर सेकंड, इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूनिट होता है पर सेकंड। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पर सेकंड इज द डिके कांस्टेंट का यूनिट होता है, लैम्डा का यूनिट होता है। तो यहाँ पे फर्दर देख लेते हैं कि हमारी एक थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन से रिलेटेड छोटे छोटे एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं। ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ द लैम्डा या डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ, ये हमारे पास जो होता है ना ये 0.693 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, ठीक है, कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव डिके। यहाँ पे हम लॉ के मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं। फर्दर हमने प्रीवियस हमने इक्वेशन नंबर 4 जो बनाई है, ये वाली इक्वेशन बनाई है। इस इक्वेशन से हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखें अगर, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं n नॉट और n तक जाएगा, ठीक है, और ये लिमिट लगा देंगे और t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू हमारे पास ये सेकंड तक जाएगा, ठीक है, t नॉट टू t तक जाएगा, ये सेकंड में ले रहे हैं। बेसिकली इसको इंटीग्रेट किया हुआ सिंपली, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ log n ओवर n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और t, ये बेसिकली टेकिंग यहाँ पे एंटी लॉग हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटी लॉग इसके ऊपर जब लेंगे तो हमारे पास n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। फर्दर अगर हम चीज़ों को देखेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी फाइनली 7। रेडियो एक्टिव लॉ इक्वेशन, ये रेडियो एक्टिव लॉ इक्वेशन कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लैम्डा इज इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात जो एमसीक्यूज है यहाँ पे। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट टाइम टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई। लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फर्दर पॉइंट की बात कर लेते हैं हमारे पास, इफ द लैम्डा इज बिगर देन द हाफ लाइफ इज शॉर्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज आपके टॉप के एमसीक्यूज यहाँ पे निकाल के मैंने सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है। अगर लैम्डा बिगर होगा तो हाफ लाइफ शॉर्टर होगी, मतलब वो जल्दी डिके हो जाएगा। इफ द लैम्डा इज द फ्रैक्शन ऑफ द डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम, इफ द लैम्डा इज बिगर द लैम्डा अगर बिगर होगा, ज़्यादा होगा डिके कांस्टेंट की वैल्यू, तब बिगर फ्रैक्शन डिके पर सेकंड होगा और जल्दी हो जाएगा। हाफ लाइफ इज शॉर्टर, मतलब जल्दी हो जाएगा, वही बात। इफ द डिके कांस्टेंट लैम्डा इज स्मॉल देन द लेस ऑफ द एटम विल बी डिके इन द प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर लैम्डा की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो लेस डिके होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे, ठीक है। और इफ़ द लैम्डा इज स्मॉल देन द हाफ लाइफ इज बिगर, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो डिके पर सेकंड, अगर डिके पर सेकंड ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कम हो रहे हैं तो डिके पर सेकंड, तो फिर हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। ये बेसिकली उलट है एक दूसरे के, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। अब इक्वेशन 7 को इस तरह दोबारा यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n इज रीजनल। तो अब क्वेश्चन 7 है, इसमें हम इसलिए लिखा n नॉट इज रीजनल है। यहाँ पे n नॉट रीजनल यहाँ पे न्यूक्लियाई को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। t इज इक्वल टू हाफ लाइफ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू ये हो जाएगी और इसके मुताबिक हमारे पास n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n नॉट ओवर 2 इज इक्वल टू n नॉट, यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा हाफ लाइफ। और यहाँ पे हमारे पास इसको जब हम लिखेंगे इस चीज़ को 1/2 n नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा हाफ लाइफ। यहाँ पे ई की पावर लैम्डा हाफ इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। टेकिंग लॉग करेंगे बोथ साइड, तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई लॉग 2 करेंगे, इसकी वैल्यू ये होती है। और ये हमारे पास लैम्डा अगर सेपरेट करें तो ये 0.69293 ओवर हाफ लाइफ, ये
यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/2 लाइफ, ये हमने पहले जो बात की हुई थी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आ गया। अब ये हमने चीज़ प्रूव करनी थी, प्रूव हो गई है। हमें बताता क्या बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ टाइम पीरियड और यहाँ पे न्यूक्लियाई के दरमियान है। ये अगर हाफ लाइफ बिगर होगा तो ये पर हमारे पास लैम्डा टू की वैल्यू, ये देखिए ग्राफ इस तरह बनता है। अगर हमारे पास ये शॉर्टर होगा तो उस वक्त ये इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि बेसिकली लैम्डा 1 ग्रेटर देन है लैम्डा से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि डिके कांस्टेंट 1 जो है ना वो ग्रेटर है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर है तो हाफ लाइफ उसकी मतलब वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, कम ये अगर ज़्यादा है तो हाफ लाइफ कम होगी, मतलब जल्दी डिके हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरह चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हम चीज़ों को आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।